भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सबसे पहले गुरु नानक देव जी को प्रणाम करता हूँ। अपने सभी 10 सिख गुरुओं को प्रणाम करता हूँ। 4 साहिबजादों को प्रणाम करता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज को प्रणाम करता हूँ। बाजीराव पेशवा और जितने भी हमारे पेशवा थे उनको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो मेरा नाम आज अश्विनी नहीं होता, मेरा नाम कुछ और होता। आप लोगों का भी नाम कुछ और होता। उस गलतफहमी मत रहिए केवल मेरा नाम बदलता, आपका भी नाम कुछ और होता। आज आपने विषय रखा हुआ है वक्फ। जब मैं वक्फ एक्ट के ऊपर रिसर्च कर रहा था 2018 में, लगभग 1 साल पहले मैंने रिसर्च किया, फिर मैंने पीआईएल फाइल किया था, तो मैं ये सोच रहा था कि जो नौकरशाहों को वेतन भत्ता गाड़ी बंगला मिलता है देशहित में कानून बनाने के लिए, वो इतनी बड़ी गद्दारी कैसे कर सकते हैं। फिर मुझे लगा नहीं, नेताओं की नौकरशाहों की इतनी हिम्मत नहीं पड़ेगी इतना बड़ा देश विरोधी कानून बनाने की। 100% ये शासन ने कहा होगा तुम बनाओ ऐसा। तो सवाल फिर वही होता है, सांसद और विधायक जो भारत की संविधान की शपथ लेते हैं, सांसदों और विधायकों की शपथ शेड्यूल 3 में लिखी हुई है, और कोई व्यक्ति इवन 5 लाख वोट से भी जीत जाए, जब तक वो शपथ नहीं लेता तब तक वो सांसद विधायक नहीं कहलाता। और शपथ क्या लेता है? देश की एकता अखंडता मजबूत करूंगा, सबके साथ न्याय करूंगा। उन सांसदों, विधायकों, मंत्रियों ने भारत के साथ कितनी बड़ी गद्दारी किया, भारत के साथ कितनी बड़ी मक्कारी किया, किसको खुश करने के लिए, किसके इशारे पे किया, इस पे बहुत गंभीरता के साथ चिंतन होना चाहिए। और जब कोर्ट में मैटर गया, आप सब जानते हैं, सारे एडवोकेट्स हैं, पीआईएल हमेशा चीफ जस्टिस के यहां लगती है, तो जब मैं इनको ग्राउंड दिखा रहा था तो वो भी चौंक गए। जब मैं उनको सेक्शन पढ़वा रहा था, देखिए क्या क्या लिखा हुआ है सेक्शन में, तो वो भी चौंक गए। हमने 200 के आसपास 200 पीआईएल मेरी हो चुकी है। मुझे सबसे ज्यादा जो ग्राउंड मिले, सबसे ज्यादा इलीगैलिटी मिली, वो 2 कानूनों में मिली। एक वक्फ एक्ट और दूसरा प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। सुप्रीम कोर्ट में जो पीआईएल होती है ना, उसकी प्रेयर तो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी होती है, एक फिक्स पैटर्न है उसका। और जो ग्राउंड होता है वो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी ऐसे लिखा जाता है। मेरी सारी पीआईएल में किसी में 6 ग्राउंड, किसी में 7 ग्राउंड, किसी में 8 ग्राउंड है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट में A to Z यानी 26 ग्राउंड है। मैंने कोशिश नहीं किया, हो सकता नहीं तो 2-4 और भी मिल जाते। इतना बड़ा देशद्रोह किसके लिए? सत्ता की खातिर। रहते भारत में है, खाते भारत का है, वेतन भत्ता भारतीयों के टैक्स के पैसे से लेते हैं, चार्टर्ड प्लेन में घूमते हैं भारत के लोगों के पैसे से, और कानून बनाते हैं भारत विरोधी। जब देश आजाद हो गया तो जो प्रॉपर्टी होती है बाय डिफॉल्ट उसका कस्टोडियन कौन होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। अंग्रेज चले गए तो अंग्रेजों की जितनी बिल्डिंग थी उसका कस्टोडियन कौन हो गया? सेंट्रल गवर्नमेंट। राष्ट्रपति भवन सेंट्रल गवर्नमेंट, संसद सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी है उन्होंने बनाया। हाई कोर्ट बनाई सेंट्रल गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट बनाई सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वैसे ही जब बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, लोधी, ऐबक, खिलजी चले गए तो उनकी प्रॉपर्टी का कस्टोडियन कौन हुआ? जोर से बोलिए जरा। देखो भैया, एक तरफा बात नहीं बनेगी, आपको लगातार मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। मैं अपना कोई विचार आपके ऊपर थोपना नहीं चाहता,
मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप जवाब दीजिए। आप सहमत हैं तो भी, असहमत हैं तो भी मेरे सवालों का जवाब देते जाइए। तो जब बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी की प्रॉपर्टी का कस्टोडियन कौन हुआ? भारत सरकार। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन भारत सरकार हुई। जब भारत सरकार हुई तो जितनी भी जमीनें थी वो किसको मिलनी चाहिए थी? लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने 1954 में वक्फ एक्ट बनाया और वो सारी जमीनें किसको हैंडओवर कर दिया? ये देश से गद्दारी हुई कि नहीं? मक्कारी हुई कि नहीं? और सबसे बड़ी बात, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में WAQF कहीं लिखा ही नहीं है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में WAQF आप मुझे दिखाइए किस पन्ने पे लिखा हुआ है? जो काम का बंटवारा है शेड्यूल 7 में, उसमें लिस्ट 3 में एंट्री नंबर 28 में क्या लिखा हुआ है? चैरिटी और एंडाउमेंट। और जो लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, चाहे वो यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, उस सब्जेक्ट पे जो भी कानून बनेगा वो कहां बनेगा? सब्जेक्ट टू आर्टिकल 14, 15, 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21। यानी जो काम का बंटवारा है उस पर जो भी कानून बनेगा वो किसकी स्पिरिट में बनेगा? इक्वलिटी की स्पिरिट में बनेगा, सबके लिए समान होगा। तो नेहरू जी को अगर बनाना था तो क्या बनाना था? यूनिफॉर्म चैरिटी कोड, यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड। हिंदी में कहेंगे समान दान संहिता, समान धर्मस्थल संहिता, समान संपत्ति संहिता। यही तो बनाना चाहिए। जब मजहब के आधार पर विभाजन हुआ, फिर मजहब के आधार पर कानून बन सकता है क्या? सारे एडवोकेट जोर से बोलिए, आपकी आवाज पार्लियामेंट तक पहुंचनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचनी चाहिए। जब मजहब के आधार पर विभाजन हुआ तो मजहब के आधार पर कानून बन सकता है क्या? नहीं। भारत के संविधान में केवल 2 लोगों को छूट दिया हुआ है। आर्टिकल 15 कहता है महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से कानून बना सकते हो। आर्टिकल 46 कहता है SC ST के लिए कुछ अलग से कानून बना सकते हो। तो आप महिला आयोग भी बना सकते हो, बच्चों का आयोग बना सकते हो, या SC ST के लिए अलग से कमीशन, अलग से आयोग बना सकते हो। रिलीजन के आधार पर आप कुछ नहीं कर सकते। और इसीलिए आर्टिकल 13 में क्लेरिफाई कर दिया। हमारे फ्रेमर्स ने आर्टिकल 13 में क्या कहा? आर्टिकल 13 में कहा कि आज के दिन, कौन से दिन? 26 जनवरी 1950। उन्होंने कहा आज के दिन जितने भी नियम कानून भेदभाव करने वाले चल रहे हैं, जितने कस्टम भेदभाव करने वाले चल रहे हैं, जितनी रीतियां भेदभाव करने वाली चल रही हैं, जितने रूल्स रेगुलेशन भेदभाव करने वाले चल रहे हैं, आज के दिन खत्म हो गए। आर्टिकल 13 नहीं कहता है। हम लोग आर्टिकल 13 पे चर्चा नहीं करते। आर्टिकल 13 पे गंभीरता के साथ चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा क्या इस पे? आर्टिकल 13 कहता है कि आज की डेट के पहले जितने नियम कानून खत्म, यानी अंग्रेजों ने जो वक्फ एक्ट बनाया था वो सीज हो गया, खत्म हो गया। लेकिन इतनी बड़ी मक्कारी कि 1913 का अंग्रेजों का वक्फ एक्ट खत्म हुआ इस आर्टिकल 13 के चक्कर में, तो 1954 में उससे भी खतरनाक कानून बना दिया। जो वक्फ होता है इसको हिंदी में क्या कहते हैं? दान। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? चैरिटी। ये दान और चैरिटी अपने सामान की होती है या दूसरों की? आपको मंदिर में दान करना है तो अपनी पॉकेट से पैसा निकालेंगे या दूसरे की पॉकेट मार के उसमें दान करेंगे? जोर से बोलिए जरा। आपको अगर किसी मंदिर में एक एम्बुलेंस डोनेट करना है तो अपने पैसे से एम्बुलेंस खरीदेंगे या कोई हॉस्पिटल की एम्बुलेंस जा रही होगी उसके ड्राइवर को गोली मार के उसकी एम्बुलेंस छीन को मंदिर को दान कर देंगे? हाँ, अपनी। और जमीन दान करनी है तो अपनी करेंगे या पड़ोसी की? अपनी। अब सवाल यह है, भारत में जो हिंदू है कौन? हिंदू वो है जो अमीर था, जो सक्षम था, जो जजिया दे पाया। कन्वर्ट कौन हुआ? जो गरीब था, डर गया और जजिया नहीं दे पाया। तो जो इतना गरीब था कि जजिया नहीं दे पाया, वो एकाएक इतना सक्षम कैसे हो गया कि 5-5 बीघे जमीन दान करने लग गया? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं?
अगर वो इतना सक्षम होता तो जजिया दे के हिंदू बना रहता ना, जजिया दे के वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित जो था उसका अपने सरनेम के साथ बने रहता। हमारे पूर्वज जजिया देते रहे, इसलिए हम उपाध्याय बने हुए हैं। आप जो भी है, मराठा, पवार, पाटिल जो भी हैं, आप बने हुए हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जजिया दे दिया। जो नहीं दे पाए उनका नाम भी बदल गया, उनकी पहचान भी बदल गई, उनका लिबास भी बदल गया, उनकी सोच भी बदल गई, उनकी त्योहार भी बदल गया, सब कुछ उनका बदल गया। अब 1950 में जो जमीन थी वो थी 50,000 एकड़। तो कायदे से 50,000 एकड़ कहां जानी चाहिए थी? सरकार के पास। नेहरू जी ने कहा ये हो गई वक्फ प्रॉपर्टी। 1947 में डिवीजन हुआ। तो जब डिवीजन हुआ तो जो लोग यहां से गए उनको वहां पे कहां बसाया? जो लोग वहां से खाली करके यहां आए, ऐसे ही हुआ। तो जो वहां जमीन खाली हुई वो यहां से जाने वालों को मिल गई। तो जो यहां जमीन खाली हुई वो किसको मिलनी चाहिए? वहां से आने वालों को। सरकार की मक्कारी देखिए। सिंध से लोग अपना सब कुछ छोड़ के आए दिल्ली। परवेज मुशर्रफ का परिवार दिल्ली से गया कराची। तो चांदनी चौक के पास एक फतेहपुरी जगह है दिल्ली में, वहां जो जमीनें खाली हुई वो सिंध से आने वाले जितने आडवाणी थे, मलकानी थे, गुगलानी थे, उनको वहां पे 100-100 गज का प्लॉट दे दिया। और वक्फ बोर्ड ने बाद में कह दिया ये तो चूंकि यहां से मुशर्रफ एंड कंपनी गई थी, इसलिए ये प्रॉपर्टी किसकी हो गई? वक्फ की। और वो बेचारे जो सब कुछ छोड़ के आए थे, पहले उन्होंने झुग्गियों में, पहले वो झुग्गी बनाया उन्होंने, फिर झुग्गी में रहते रहते थोड़ा दुकान अपनी बनाई, फिर थोड़ा दीवार बनाई, उसके बाद नीचे दुकान बना लिया, ऊपर अपना रहने का बना लिया। आज की डेट में ना वो मालिक है और ना किराएदार। ऐसा अन्याय किया है। लेकिन ऐसे मक्कारी और गद्दारी की सूचना हर जगह पहुंच नहीं पा रही है, और उसको पहुंचाने का सबसे बड़ा दायित्व तो हमारा आपका होता है। पूरा का पूरा फ्रीडम मूवमेंट चलाया किसने? अधिवक्ता और अध्यापक ने। दुर्भाग्यवश आजादी के बाद अध्यापक अधिवक्ता सोचा अब तो देश आजाद हो गया है, अब हमें अपना काम नहीं करना है। यही गड़बड़ हो गई, क्योंकि जो देश विरोधी कानून बने हैं उनमें क्या क्या कमियां हैं इसको कौन बताएगा? कॉमन मैन तो नहीं समझ पाएगा। ओपिनियन मेकर दो ही होते हैं सामान्यतया, वो पहले भी थे, आज भी है, अध्यापक और अधिवक्ता। इसलिए मैं आज अधिवक्ता परिषद के सभी साथियों से आग्रह करता हूं, इन विषयों को अपने अपने सोशल मीडिया के हैंडल पे लिखना शुरू करिए। एक हमसे जो कमी ये हो गई है, हम सारे लोग ट्विटर तो यूज कर रहे हैं लेकिन फेसबुक नहीं यूज कर रहे हैं, जहां मैक्सिमम भारतीय हैं। भारत में 5 करोड़ लोग ट्विटर यूज करते हैं, 50 करोड़ लोग फेसबुक यूज करते हैं। और सारे अधिवक्ता क्या यूज कर रहे हैं? अधिकांश ट्विटर तो यूज कर रहे हैं जहां 5 करोड़ लोग हैं, फेसबुक नहीं यूज कर रहे हैं जहां 50 करोड़ लोग। किसान, मजदूर, ऑटो वाला, रिक्शे वाला, टपरी लगाने वाला, चाय बेचने वाला, जो भी है वो क्या यूज कर रहा है, और हम क्या यूज कर रहे हैं। इसलिए हमारा डिस्कनेक्ट हो गया है, उन तक बात ही नहीं पहुंच रही है। तो बात पहुंचाने का तरीका क्या है? आपका नाम क्या है? आशीष। शादी हो गई? नहीं। तो एक काम करो, 5,000 आशीष को अपना फ्रेंड बनाओ, ठीक है? और सरनेम क्या है? हाँ, सरनेम से नहीं बनाना, आशीष नाम से जोड़ना। तो फायदा क्या होगा? केरल वाला आशीष भी आपका फ्रेंड हो जाएगा, कश्मीर वाला आशीष भी आपका फ्रेंड हो जाएगा, जैन भी आशीष, बौद्ध भी आशीष, सिख भी आशीष, हिंदू भी आशीष, ब्राह्मण भी आशीष, क्षत्रिय भी आशीष, वैश्य भी आशीष, दलित भी आशीष, किसान भी आशीष, मजदूर भी आशीष, अगड़ा भी आशीष, पिछड़ा भी आशीष, व्यापारी भी आशीष। सारे आशीष जुड़ जाएंगे कि नहीं? फिर आप अपने फेसबुक को जो बात लिखोगे और वो 5,000 आशीष पढ़ेंगे, तो आप मुंबई में बैठे बैठे
जो आपको जानकारी है आपने 5,000 आशीष को पहुंचा दिया। गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? चलो मान लो रश्मि है, तो रश्मि के नाम पे भी 5,000 रश्मि जोड़ लिया, तो घर में बैठे बैठे एक कपल की पहुंच कितनी हो गई? 10,000। 10,000 हो गई ना। तो आपको जो पता चला वो बैठे बैठे आपने कितने लोगों को बता दिया? 10,000। और सभी भाषा वालों को बता दिया, सभी क्षेत्र वालों को बता दिया, सभी पंथ वालों को बता दिया, अगड़े पिछड़े सबको बता दिया, किसान मजदूर तक आपकी बात पहुंच गई। ये कर सकते हैं क्या? आज से शुरू करेंगे क्या? पक्का? हाथ उठा के बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देखो, जागरूकता आप पहुंचाते रहो, बाकी लड़ने वाला काम हमने ले रखा है, वो हमें दे दो। हम लड़ते रहेंगे सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जो गलत चीजें हुई हैं उसको जन जन तक पहुंचा दो। आप इतना काम कर दो बस, हमें आपसे इतनी ही मदद की उम्मीद है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए हमें। कुछ रिसर्च है उसको भेजो, हम नई पीआईएल भी कर देंगे, लेकिन कम से कम मिनिमम इतना तो करो कि 15 मिनट अपने फेसबुक पे लगाओ और अपनी बात को अपने नाम के 5,000 लोगों को जोड़ना है। तुम्हारा क्या नाम बेटा? हाँ हाँ, आनंद। हाँ, तो 5,000 आनंद बनाओ। वाइफ का नाम क्या है? श्वेता। श्रद्धा। तो श्रद्धा को बोलो 5,000 श्रद्धा भी जोड़े। तो आनंद और श्रद्धा मिलके टोटल कितने हो गए? 10,000। शुरू करोगे? ठीक है। दूसरा, मजार, दरगाह और पक्का कब्रिस्तान बनाना, मजार, दरगाह और पक्के कब्रिस्तान पे जाना अन इस्लामिक है, हराम है। इसलिए आपको दुबई में, कुवैत में, अरब में, अबू धाबी में एक भी मजार नहीं मिलेगी, एक भी दरगाह नहीं मिलेगी, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं मिलेगा। क्योंकि अजान में क्या बोलते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा दूसरा कोई इबादत योग्य नहीं है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में G20 का सम्मेलन हुआ था। सारे प्रधानमंत्री महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल पे गए, राजघाट, लेकिन अरब के सुल्तान जो बड़े मॉडरेट भी हैं, बड़े मॉडर्न भी हैं, वो नहीं गए वहां पे सर झुकाने। क्यों? क्योंकि किसका वायलेशन हो जाएगा? ला इलाहा इल्लल्लाह का। अल्लाह के अलावा और कहीं सर नहीं झुकाना। तो जो चीज इस्लाम में हराम है, जिसको बनाना हराम, जहां पे जाना हराम, वो भारत में वक्फ प्रॉपर्टी कैसे हो सकती? ऐसा तो नहीं हो सकता कि वक्फ डिफिनेशन दुबई में कुछ अलग होगी, वक्फ डिफिनेशन भारत में कुछ अलग होगी। हो सकती है क्या? नहीं। तीसरी बात, जमीन वो दान करेगा जिसके पास जमीन है। जो केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि स्कीम चल रही है, वो उसका पैसा उनको मिलता है जिसके पास 2 एकड़ से कम जमीन होती है। अब जो जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है, जो किसान सम्मान निधि ले रहे हैं, वो वक्फ कर सकते हैं जमीन? क्या? जोर से बोलिए। नहीं। जो सक्षम है वो कर सकते हैं, लेकिन जो सक्षम है वो बता नहीं रहे कि हमारे पूर्वज ने कितने किया। मैं पब्लिकली कई बार बोला कि मदनी साहब एक बार ये बताएं उनके पिताजी ने, उनके दादा ने कितनी जमीन वक्फ किया। ओवैसी साहब ये बताएं उनके पिता और उनके दादा ने कितनी जमीन वक्फ किया। दुरानी साहब बताएं, बुखारी साहब बताएं, बाकी छोड़ो, मुंबई में आपके बहुत बड़े करोड़पति अरबपति हैं। सैफ अली खान बताएं उनके पिताजी ने कितनी वक्फ किया। शाहरुख खान बताएं उन्होंने कितना वक्फ किया। सलमान खान बताएं उन्होंने कितना वक्फ किया। अरे भाई, जमीन दान करेंगे तो कागज होगा कि नहीं होगा? होना चाहिए कि नहीं? तो कागज दिखाने में कोई शर्म है क्या? बिरला जी पूरे देश में बिरला मंदिर बनवाते हैं, धर्मशाला बनवाते हैं, वो तो कागज दिखा रहे हैं। पूरे देश में जैन समाज के लोग जैन धर्मशाला बनाते हैं, वो तो कागज दिखाने के लिए तैयार है।
पूरे देश में माहेश्वरी समाज के लोग माहेश्वरी धर्मशाला बनाते हैं, वो तो कागज दिखाने के लिए तैयार है। अग्रवाल समाज तैयार है, माहेश्वरी समाज तैयार है, जैन समाज तैयार है, खत्री समाज तैयार है, सब अपनी कागज दिखाने के लिए तैयार है कि हमने कहां दान किया। तो कोई फूफा है क्या कि नहीं हम आपको नहीं दिखाना पड़ेगा, बाकी सबको दिखाना पड़ेगा? ये चलेगा क्या? नहीं। अब इस कानून से दिक्कत कैसे हो रही है? इतनी अनलिमिटेड पावर दे दिया जो दुनिया में कहीं नहीं है। दिक्कत यह हो रही है, लैंड फंडामेंटल राइट नहीं है। लैंड इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। तो जो फंडामेंटल राइट नहीं है वो आर्टिकल 25, 26 का पार्ट कैसे हो गया? इसका मतलब लैंड आर्टिकल 25, 26 का पार्ट ही नहीं है। इसलिए जिस दिन मैं पार्लियामेंट गया था जेपीसी में, सारा अपोजिशन वॉकआउट कर गया था, क्योंकि लगातार वो इतने दिन से एक ही झूठ बोल रहे हैं कि वक्फ जो है हमारा आर्टिकल 26 का 25 का मुद्दा है, ये मजहबी मुद्दा है, ये धार्मिक मुद्दा है। सच्चाई है वक्फ प्योरली जमीन का मुद्दा है, ये फंडामेंटल राइट का मुद्दा ही नहीं है। और जमीन का मुकदमा डिसाइड करने के लिए कोई बोर्ड ट्रिब्यूनल हो ही नहीं सकता। जमीन का मुकदमा डिसाइड करने के लिए कहां शुरू होगा? रेवेन्यू कोर्ट से। जमीन के मुकदमे के लिए ऐसा नहीं हो सकता मजहब के आधार पर अलग अलग ट्रिब्यूनल होगा, अलग अलग बोर्ड होगा। ये शुद्ध रूप से क्या मुद्दा है? ये लैंड का मुद्दा, ये धार्मिक मामला ही नहीं है। लेकिन झूठ परोसा जा रहा है, परोसा जा रहा है। उनका नेटवर्क इतना तगड़ा है, उनका सिस्टम इतना तगड़ा है, फेसबुक पे उनकी प्रेजेंस इतनी तगड़ी है कि झूठ फैलाते जा रहे हैं कि हमारा तो धार्मिक मुद्दा, धार्मिक मुद्दा। धार्मिक मुद्दा कहां से हो गया? प्योरली सिविल मुद्दा है ये तो। भारत में और भी ट्रिब्यूनल हैं, मुझे कोई एक ट्रिब्यूनल बताइए जो रिलीजन के आधार पे हो। जीएसटी ट्रिब्यूनल है, सबके लिए है। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल सबके लिए, एनजीटी सबके लिए, एनसीडीआरसी सबके लिए, क्लैट, एनक्लैट सबके लिए। कोई ट्रिब्यूनल किसी रिलीजन के लिए है क्या? तो फिर यह कैसे हो सकता है? रिलीजन के आधार पे कोई ट्रिब्यूनल हो ही नहीं सकता, और रिलीजन के आधार पे जमीन का डिस्प्यूट किसी ट्रिब्यूनल में चल ही नहीं सकता। आप बताइए सारे अधिवक्ता, है कोई? जमीन का मुकदमा तो वहीं चलेगा, पहले नीचे जाएगा, एसडीएम के यहां जाएगा, फिर एडीएम के यहां जाएगा, फिर डीएम के यहां जाएगा, अलग अलग डिपेंड करता है। आपके यहां महाराष्ट्र में क्या व्यवस्था मुझे नहीं पता। यूपी में तो सबसे पहले चकबंदी अधिकारी के यहां जाएगा, फिर एसओसी के यहां जाएगा, फिर डीडीसी के यहां जाएगा, फिर वो हाईकोर्ट चकबंदी कमिश्नर के यहां जाएगा, फिर हाईकोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसे चलता है। लगभग इसी से मिलती जुलती व्यवस्था आपके यहां भी होगी। ट्रिब्यूनल में थोड़ी चल सकता है, बोर्ड में थोड़ी चल सकता है। तो ये वक्फ बोर्ड कर क्या रहा है? ये दो काम कर रहा है। चूंकि इसका हेडक्वार्टर हमेशा स्टेट कैपिटल में होता है, तो स्टेट कैपिटल से 400-500 किलोमीटर के जो दूर लोग बैठे हैं, उनमें जो अमीर होते हैं उनको तो नोटिस भेजता है, परेशान करता है, एक्सटॉर्शन करता है। उनको बोलता है भाई एक काम करो, आओ, आ जाओ मुंबई। अब नागपुर यहां से कितना किलोमीटर होगा? 500-600 किलोमीटर होगा, 500 होगा, 800 है, ठीक है। अब 800 किलोमीटर सोचेगा यार नागपुर से मुंबई जाना आना जाना आना, एक काम करो 5-10 लाख रुपए देखो, इसको निपटा लो। तो पहला काम वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? नोटिस भेज के एक्सटॉर्शन करता है। दूसरा वक्फ बोर्ड क्या काम कर रहा है? नोटिस भेज के कन्वर्जन कर रहा है। झाबुआ से भोपाल 700 किलोमीटर दूर है, झाबुआ में वो नोटिस भेजता है आदिवासियों को। आदिवासियों ने कभी अपने लोकल थाना देखा नहीं, कभी उन्होंने लोकल तहसील नहीं देखी। आदिवासियों कोर्ट कचहरी से कोई चक्कर ही नहीं होता, और नोटिस भेज के वो कह रहा है काम करो, तुम्हारा पूरा गांव वक्फ प्रॉपर्टी है। बोले क्या करना है? बोले भोपाल आओ जवाब देने। उन्होंने कभी अपना झाबुआ का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तो देखा नहीं, वो भोपाल बेचारे कैसे पहुंचेंगे? बोले फिर क्या करें? बोले कन्वर्ट हो जाओ तो बच जाएगा। भारत में इससे घटिया कानून हो सकता है क्या? और इसको बनाने वालों से घटिया सरकार कोई हो सकती है क्या? इसको बनाने वालों से घटिया प्रधानमंत्री कोई हो सकता है क्या? इसको बनाने वालों से घटिया कानून मंत्री, घटिया गृह मंत्री कोई हो सकता है क्या? लेकिन सब कुछ इसलिए चल रहा है, हम सारे लोग जानते हुए भी अपने तक अपनी जानकारी लेकर बैठे हुए उसको एक्सपेंड नहीं कर रहे, उसको आगे नहीं बढ़ा रहे।
एक तरफ एक्सटॉर्शन हो रहा है, एक तरफ कन्वर्जन हो रहा है, अमीरों से एक्सटॉर्शन, गरीबों का कन्वर्जन, और कह रहे हैं ये हमारा आर्टिकल 25-26 का मुद्दा है, सीधे सीधे लैंड का मुद्दा है। और नतीजा क्या हुआ? इसने 10 लाख एकड़ जमीन कब्जा कर लिया। भारत दुनिया के 50 देशों का क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम है, और 50,000 एकड़ इसने आजादी के पहले कब्जा कर रखा था। लेकिन जो ज्यादा कब्जा हुआ है वो 1950 के बाद हुआ है, नेहरू वाले कानून से। नेहरू वाले कानून से केवल 2.5 लाख एकड़ कब्जा हुआ था, और जो ज्यादा कब्जा हुआ है वो 1995 नरसिम्हा राव वाले कानून से हुआ है। और उससे भी खतरनाक कब्जा शुरू हुआ 2013 में मनमोहन सिंह वाले कानून से। जो तेजी के साथ कब्जा होना शुरू हुआ है वो 2013 के बाद शुरू हुआ, जहां यह कर दिया कि जहां हाथ रखा वही तुम्हारी जमीन। पार्लियामेंट को बता दिया वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, 1,500 साल पुराने मंदिर को बता दिया वक्फ प्रॉपर्टी, 3-3 हजार साल पुराने गांव को बता दिया वक्फ प्रॉपर्टी। जितनी ऊसर जमीन है वक्फ प्रॉपर्टी, जितनी बंजर जमीन है वक्फ प्रॉपर्टी, जितना खेल का मैदान है वक्फ प्रॉपर्टी, नदियों की किनारे की जमीन वक्फ प्रॉपर्टी, पहाड़ों की जमीन वक्फ प्रॉपर्टी। और नहीं पेट भरा, हाईवे पे जा रहे थे, जहां खाली देखा 1-2 किलोमीटर तक सुनसान, एक वहां पे छोटा सा पत्थर रखा, बोले ये दरगाह वक्फ प्रॉपर्टी। और जा रहे थे, फिर एक छोटा सा पत्थर रखा, बोला ये कब्रिस्तान, ये भी वक्फ प्रॉपर्टी। और देखा और आगे कोई सुनसान, 1 किलोमीटर तो कोई नहीं है, एक जो है छोटा सा वो बना दिया मजार, बोले ये भी वक्फ प्रॉपर्टी। इतना बड़ा भारत में खेल इसलिए हो रहा है क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे। बुरा मत मानिएगा, आप सब हमारे भाई हैं, आप सब भाई हैं। अगर आपके सामने मैं कड़वी बात नहीं कहूंगा तो मैं कहां कहूंगा। लेकिन हमारी ये कमी रही कि हम इतने दिन चैलेंज नहीं कर पाए, और चैलेंज भी कर पाए तो बता नहीं पाए सबको। इस पे जो सारा डिस्कशन हुआ है, जब हमारी PIL पे सरकार को नोटिस हुआ उसके बाद ही पूरा डिस्कशन हुआ है, उसके पहले डिस्कशन हो ही नहीं रहा था इस पे। मालदीव का क्षेत्रफल 75,000 एकड़ है, और भारत में वक्फ बोर्ड ने 10 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा किया हुआ है, यानी 12 मालदीव बन जाएगा भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर। सिंगापुर 1,80,000 एकड़, वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया हुआ है 10 लाख एकड़, यानी 5 सिंगापुर बन जाएगा, फिर भी 50,000 एकड़ जमीन बचेगी। बहरीन 1,90,000 एकड़, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़, 5 बहरीन बन जाएगा। हांगकांग 2.5 लाख एकड़, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़, 4 हांगकांग बन जाएगा। डेनमार्क 3.5 लाख एकड़, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़, 3 डेनमार्क बन जाएगा। मॉरिशस के पास 5 लाख एकड़, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़, यानी 2 मॉरिशस बन जाएगा। लग्जमबर्ग के पास 6 लाख एकड़, साइप्रस का एरिया 8 लाख एकड़, जॉर्जिया का एक एरिया 9 लाख एकड़। ऐसे दुनिया के 50 देश हैं जिनका क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम है, और भारत में एक घटिया कानून के कारण 10 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा हो गया। हम देखते रह गए, हमने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाया। चलो जो हुआ सो नहीं हुआ, अब आगे से आवाज उठाना है कि नहीं? आवाज उठाने का तरीका मैंने आपको बताया। पति पत्नी मिलके 10,000 लोगों को जोड़िए, अपने अपने नाम से फ्रेंड बनाइए। ना आपका नाम राम है तो 5,000 राम को जोड़िए, पत्नी का नाम गीता है तो वो 5,000 गीता को जोड़े, टोटल हो गए 10,000। फेसबुक पे लिखना शुरू करिए, आपस में चर्चा करना शुरू करिए, जहां मौका मिलता है बोलना शुरू करिए। टाइम मिलता है तो सांसद से बात करिए, टाइम मिलता है विधायक से बात करिए। और सांसद विधायक आपने वोट दिया चाहे नहीं दिया, सांसद विधायक किसी पार्टी का नहीं होता है। जब तक वो चुनाव लड़ता है तब तक पार्टी का होता है। जैसे उसने संविधान की शपथ लेता है वैसे वो सबका हो जाता है। याद रखिएगा, इस डिफरेंस को समझिए। जब तक वो चुनाव लड़ता है तब तक वो किसी पार्टी का होता है। पार्टी उसको 10 लाख वोट से भी जिता दे तब भी वो सांसद नहीं कहलाएगा जब तक कि वो शेड्यूल 3 की शपथ नहीं लेगा। और जब उसने शेड्यूल 3 की शपथ ले लिया तब वो किसका हो गया? सबका। क्योंकि जो उसका वेतन है, उसका भत्ता है, उसकी गाड़ी है, उसका बंगला है, उसकी सिक्योरिटी है, उसका कुक है, उसका खाना है, उसका फ्री एयर टिकट है, फ्री रेल टिकट, वो पार्टी नहीं देती। वो कौन देता है?
हम देते हैं। इसलिए उसको किसी भी हालत में गलत काम अगर वो कानून बना रहा है उसको टोकना है, और जो गलत बन चुका है उसको ठीक कराना, ये हमारी ड्यूटी है। करेंगे सब लोग। ये बात हो गई वक्फ की। बिल्कुल लेना चाहिए, कागज दिखाओ, बिना कागज दिखाए थोड़ी बात बनेगी। मैं पार्लियामेंट में जेपीसी में, अब वहां अंदर क्या हुआ उसको बताना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि प्रिविलेज की बात है। बस इतना बता सकता हूं कि फर्स्ट हाफ में जमीयत उलमा हिंद का प्रेजेंटेशन था और सेकंड हाफ में हमारा और विष्णु जैन का प्रेजेंटेशन था। और इतना बता सकता हूं कि लंच के बाद सब वॉकआउट कर गए। उसमें नोट्स में क्या लिखा वो नहीं बता सकता हूं। हम 2 बोरी पेपर लेके गए थे क्योंकि 35 का सेट बनाना होता है, 31 मेंबर और 4 उनका जो जेपीसी का स्टाफ होता है सेक्रेटरिएट का, उसके लिए तो 35 सेट देना था। हमारे पास 5 डॉक्यूमेंट थे, उन पांचों का 35 सेट बनाया था। तो हम 2 बोरी भर के ले गए थे, पूरी इतनी बड़ी। तो वहाँ की जो सेक्रेटरी थी आईएएस ऑफिसर, वो बोली कि सर अभी लंच ब्रेक होगा तो एक काम करिए, लाइए मैं इसको टेबल पर रखवा देती हूँ। तो हमने कहा ठीक है रखवा दो। और लंच ब्रेक तक सब कुछ सही था। जैसे लंच के बाद दोबारा बैठे, भगवान जाने कौन सा पन्ना पढ़ा, तुरंत जोर जोर से अंदर से आवाज आई और वॉकआउट हो गया। सरकार ने 44 इसमें अमेंडमेंट पेश किया है, 44, राइट। लेकिन अभी भी वो एकदम बिल्कुल दुरुस्त नहीं हुआ, आर्टिकल 14-15 के स्पिरिट में अभी भी नहीं आया। हमने 22 अमेंडमेंट और बताया है, तो टोटल कितना हो गया? 66। अब मुझे आप बताओ, जिस पहिए में 66 छेद हो जाए उसको पंचर बनवाना चाहिए या पहिया बदलना चाहिए? यही बात मैं बोल के आया हूं। और भी बहुत कुछ बोला, वो नहीं बताऊंगा। और भी भाई बड़ी सीधी सी बात है। अरे भारत संविधान से चलेगा या बाइबल कुरान से चलेगा? आप मुझे बताओ। संविधान से चलेगा ना, बाइबल कुरान से तो नहीं चलेगा ना। एक तरफ संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ा और वही पॉलिटिकल पार्टी वक्फ बोर्ड बना रही है, वक्फ ट्रिब्यूनल बना रही है। इससे बड़ा गिरा हुआ काम क्या हो सकता है? अभी परसों ट्यूसडे को सेकुलर शब्द पे सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। हमारा काम यही है, हमारा काम जितने सांप बिस्तर के नीचे हैं उनको खोल खोल के निकाल के बाहर ले आना। जानते जैसे घटिया कानूनों में कंपेयर करें तो वक्फ एक्ट और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से घटिया कोई कानून नहीं है। वैसे अगर अमेंडमेंट की बात करें तो संविधान में प्रियम्बल जोड़ना सबसे बड़ा फ्रॉड है, सबसे इल्लीगल हुआ है। संविधान के प्रियम्बल को बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। केशवानंद भारती में जो डॉक्ट्रिन आई है ना, बेसिक स्ट्रक्चर की, हो तो बात की बात है। हमारे संविधान निर्माताओं ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी लिख दिया था कॉन्स्टिट्यूशन में, और कहां लिखा हुआ है वो? प्रियम्बल। अगर प्रियम्बल में छेड़छाड़ करने का कोई प्रोविजन होता तो संविधान निर्माता अंदर लिख, आर्टिकल 368 में लिख के जाते कि प्रियम्बल बदलना है तो ये प्रोसीजर अडॉप्ट करना। उनका ये मानना था ये प्रियम्बल बदलना ही नहीं है, संविधान में जो संशोधन होना है वो होना, प्रियम्बल को नहीं छेड़छाड़ करना। और वैसे भी आप देख लीजिए, मान लो कोई 60 मंजिल की बिल्डिंग है, 60 मंजिल की बिल्डिंग में मान लो आप 30वें फ्लोर पे रहते हो, तो 30वें फ्लोर पे जो बदलाव करना है वो आपके हाथ में है। आप बेडरूम को ड्राइंग रूम बना लो, ड्राइंग रूम का किचन बना लो, किचन को कुछ और बना लो, ये आप कर सकते हो। आप उस बिल्डिंग की फाउंडेशन को बदल सकते हो क्या? और फाउंडेशन कब बदला जाएगा? जब बिल्डिंग गिरानी हो। ऐसे प्रियम्बल तब बदला जाएगा जब इस कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा बदलना हो, अदरवाइज आप प्रियम्बल में छेड़छाड़ नहीं कर सकते।
और अगर आपने प्रियम्बल में छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया फिर इसका कोई अंत नहीं होगा। अगर सेकुलर शब्द जोड़ा जा सकता है तो डेमोक्रेसी निकाली भी जा सकती है। अगर सेकुलर शब्द जोड़ा जा सकता है तो जस्टिस निकाला जा सकता है। सेकुलर शब्द जोड़ा जा सकता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी निकाली जा सकती है। फिर तो आपने सरकार को पावर दे दिया ना। इसलिए संविधान निर्माताओं ने कहा संविधान में बदलने की पावर रहेगी लेकिन प्रियम्बल में कोई नहीं बदलाव होगा, क्योंकि प्रियम्बल इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जानते हैं सबसे बड़ा फ्रॉड, मार्च 76 में लोकसभा का टेन्योर पूरा हो गया और लोकसभा को क्या कहते हैं? विल ऑफ द पीपल। राज्यसभा को विल ऑफ द पीपल नहीं कहते, लोकसभा को विल ऑफ द पीपल कहते हैं, क्योंकि सीधे वो लोग चुन के जाते हैं। पीपल रिप्रेजेंटेटिव किसको बोलते हैं? जो डायरेक्ट चुन के जा रहे हैं। राज्यसभा वाले भी आरपीए में आते हैं लेकिन वो डायरेक्ट पीपल रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा को कहलाते हैं। मार्च में 76 में लोकसभा का टेन्योर पूरा हो गया और नवंबर 76 में टेन्योर पूरे होने के 8 महीने के बाद प्रियम्बल में सेकुलर शब्द जोड़ दिया गया। वो कौन था? किस अथॉरिटी के साथ उसने वोट किया? यह बेसिक सवाल है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में यही कहा। एक तो इमरजेंसी लगा दिया, इमरजेंसी लगाने के बाद सारे अपोजिशन लीडर को या तो जेल में डाल दिया या भागने के लिए मजबूर कर दिया। बहुत सारे लोग विदेश भाग गए थे, बहुत सारे लोग जेल में थे। जो भारत में थे वो जेल में थे, जो अदरवाइज जो भाग गए वो बच गए। अखबारों का बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया था। मार्च 76 में टेन्योर पूरा हो गया और नवंबर 76 में सेकुलर शब्द जोड़ दिया। इसी को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। 19 तारीख को फिर मैटर लगेगा, आएगा। वो जस्टिस खन्ना साहब की बेंच में चल रहा है। क्यों भाई, क्यों होना चाहिए? और सबसे खास बात ये, संविधान बनते समय 6 बार एफर्ट किया गया था सेकुलर शब्द जोड़ने के लिए। प्रोफेसर केटी शाह साहब ने 3 बार अमेंडमेंट मोशन मूव किया कि सेकुलर शब्द जोड़ लो। एक बार उन्होंने बोला प्रियम्बल में जोड़ लो, रिजेक्ट हुआ। अगली बार बोले आर्टिकल 1 में जोड़ लो, जहां इंडिया दैट इज भारत लिखा है, वो रिजेक्ट हो गया। फिर बोले आर्टिकल 18 में जोड़ लो, वो रिजेक्ट हो गया। मतलब ऐसा नहीं कि सेकुलर शब्द पे संविधान सभा में बाकायदा 7 दिन चर्चा हुई। इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के दौरान 7 बार अमेंडमेंट आया, 7 बार चर्चा हुई, 7 बार रिजेक्ट हुआ। और कॉन्स्टिट्यूशन बनने में सबसे जो लंबी चर्चा हुई है वो प्रियम्बल पे हुई है। इवन जब संविधान सभा नहीं बनी थी ना, प्रियम्बल पे चर्चा उसके पहले शुरू हो गई थी। उसके पहले कांग्रेस ने इंटरनल इस पे चर्चा करना शुरू कर दिया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के पहले ही। तो लगातार चर्चा चल रही थी, लगातार चल रही थी। और इवन उस समय कांग्रेस, वो वाली कांग्रेस, ये वाली नहीं, उस कांग्रेस ने भी चर्चा किया और उस कांग्रेस ने भी सेकुलर को नहीं माना। और ये वाली कांग्रेस इमरजेंसी के दौरान सारे नेता जेल में, सारे लीडर ऑफ अपोजिशन जेल में, देश में आपातकाल, और सीधे सीधे उठा के सेकुलर शब्द जोड़ दिया। इससे बड़ा कोई फ्रॉड है ही, हो ही नहीं सकता। बिना चर्चा कराए, विल ऑफ द पीपल है नहीं, और जोड़ दिया। ऐसे विषयों के लिए आप लोग फेसबुक यूज करिए, हमसे जुड़ जाइए, आपको थोड़ा कम मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे विषय हमारे फेसबुक पेज पे पड़े रहते हैं। और कुछ मत करिए, कम से कम शेयर कर दीजिए। कर सकते नहीं कर सकते? आज हम लोग गुरु नानक देव जी को मना रहे थे। गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के ननकाना साहिब। आज की डेट में वहां उनकी जयंती मनाते हैं क्या लोग? जोर से बोलिए। हम लोग मनाते हैं, वो मनाते हैं क्या? उनकी शिक्षाएं तो बहुत अच्छी थी। अब 5 टेनेट्स ऑफ सिखिज्म करके देख लीजिए, क्या शानदार शिक्षाएं हैं। इनफैक्ट उनके जो 5 टेनेट्स ऑफ सिखिज्म करेंगे उसमें से 3 टेनेट तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है ना, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, ये 5 टेनेट्स ऑफ सिखिज्म का पार्ट है।
दया करुणा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, यही कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। तो सवाल यह है, इतना बढ़िया सिख पंथ, इतनी बढ़िया अच्छी शिक्षा, जन्म उनका पाकिस्तान में हुआ, फिर उनकी जयंती वहां क्यों नहीं मनाते? जोर से बोलिए जरा। अच्छा, भगत सिंह ने जो अपना बलिदान दिया था वो केवल इस वाले भारत के लिए दिया था, वो कंप्लीट भारत के लिए दिया था। और भगत सिंह कहां है, उनका जन्म कहां हुआ, उनको फांसी कहां हुई, उनकी जयंती और पुण्यतिथि वहां क्यों नहीं मनाते? जोर से बोलिए जरा, जोर से बोलिए। अरे ये कहने में स्टॉकहोम सिंड्रोम इतना ज्यादा है, ये कहने में दिक्कत आ रही है। अच्छा, महात्मा गांधी की बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराया, इस वाले भारत को आजाद कराया या उस वाले भारत को भी पूरे वाले को आजाद कराया? तो उनकी गांधी जयंती और पुण्यतिथि इस वाले भारत में क्यों मनाते हैं, उस वाले भारत में क्यों नहीं मनाते? क्योंकि गांधी जी काफिर थे। तो उस फिलॉसफी के हिसाब से गांधी जी जन्नत में जाएंगे कि जहन्नुम में? और हिंदू फिलॉसफी के हिसाब से गांधी जी क्या होगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। और उधर वाली फिलॉसफी के हिसाब से गांधी जी कहां जाएंगे, जहन्नुम में। वहां जहां उनका जन्म हुआ वहां की फिलॉसफी के हिसाब से गुरु नानक देव जी कहां जाएंगे, जहन्नुम में। वहां की फिलॉसफी के हिसाब से भगत सिंह जी कहां जाएंगे, जहन्नुम में। नेहरू जी कहां जाएंगे? देखो, मैंने आपको थोड़ा लाइट मोड दे दिया। बताना आपको यह था कि 1947 में भारत का विभाजन हुआ था, और विभाजन किस थ्योरी पे हुआ था कि हम पाक हैं, तुम नापाक हो, पाक और नापाक एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए हम पाक स्थान बनाएंगे, और पाक स्थान को कहते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान दो शब्द का मिलकर बना है, पाक स्थान, दैट इज द पाकिस्तान। जैसे संविधान का मतलब संविधान, वैसे पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान, राइट? मजहब के आधार पर विभाजन हुआ। क्या वो जो पाक नापाक की सोच थी वो खत्म हो गई क्या? घट रही है क्या? बढ़ रही है? अगर बढ़ रही है तो खतरा बढ़ रहा है कि घट रहा है? मेरी एक PIL चल रही है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे, एक PIL चल रही है कन्वर्जन पे, एक PIL चल रही है घुसपैठ पे। घुसपैठ पे जो मेरी PIL है उसमें मैंने सुप्रीम कोर्ट को आंकड़ों के साथ बताया है, 2017 में बताया था, अब तो 24 आ चुका है, कि 5 करोड़ घुसपैठिए भारत में आ चुके हैं। धर्मांतरण कराने वाली जो मेरी पिटीशन है अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, सभी राज्य सरकारों को नोटिस हुआ है, जिसमें मैंने कहा है कि 10,000 हिंदुओं का पर डे कन्वर्जन हो रहा है। और जनसंख्या विस्फोट वाली PIL पे मैंने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। 90,000 का मतलब साल में 3.25 करोड़ बच्चे। दुनिया के 150 देशों की जनसंख्या 3 करोड़ से कम है, और भारत में हर साल कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं? 3.25 करोड़। ये अच्छा है या गड़बड़ है? जमीन 2% है, पानी 4% है, जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है। इसके खिलाफ आवाज उठाइए, लिखना शुरू करिए, बोलना शुरू करिए, मिलना शुरू करिए, छोटी छोटी इस पे सभाएं शुरू करिए। आप कभी ये गलतफहमी मत रहिएगा, आप जिस टावर में रहते हैं, आप 18वें मंजिल पे रहते हैं तो आप सुरक्षित हैं, उस गलतफहमी मत रहिएगा। 1947 में जो पहला अटैक हुआ था वो कराची में हुआ था, क्योंकि कराची उस भारत की आर्थिक राजधानी थी। और वर्तमान भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? 2024 में जब अटैक शुरू हुआ है तो पहला अटैक ढाका और चटगांव में शुरू हुआ है। अभी चल रहा है ना वहां पे। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ढाका और चटगांव उनकी आर्थिक राजधानी है।
1805 में पंडित नंदराम टिक्कू अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। गंधार उनका इकोनॉमिक कैपिटल था। तो जब पहला विद्रोह हुआ, वहां से मारवाड़ी जैन को भगाना शुरू किया, वो गंधार से शुरू किया था, जिसको अब कंधार कहते हैं। तो अफगानिस्तान का तो हो गया कल्याण, पाकिस्तान भी हो गया, मलद्वीप आपका मालदीव बन गया, ईस्ट बंगाल आपका बांग्लादेश बन गया, और भारत की राजधानी क्या है? और जो लेटेस्ट सर्वे आया है टिस का, उसमें क्या बताया गया, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कि पूरे मुंबई की डेमोग्राफी बदल चुकी है और मुंबई में हिंदू 66% हो गए। ठीक है, 66। और सबसे बढ़िया तरीका है डेमोग्राफी में बदलाव को समझने का, जनगणना तो 10 साल के बाद होती है, वोटर आईडी हमेशा अपडेट होती है, हर चुनाव के पहले वोटर आईडी अपडेट होती है। आप अपने क्षेत्र, अपने लोकसभा क्षेत्र की करंट वाली वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को लेकर कंपेयर कर लीजिए। आप अपने विधानसभा क्षेत्र की करंट वाली वोटर लिस्ट 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट कंपेयर कर लीजिए। और वो भी नहीं करना है, कम काम करना है, अपने क्षेत्र की करंट वार्ड की वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वार्ड वाली वोटर लिस्ट कंपेयर कर लीजिए। जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, अपने पार्षद से संपर्क करिए, बोला जाए वोटर लिस्ट दिखाना, वो पतली होगी, विधानसभा वाली थोड़ी मोटी होगी, लोकसभा वाली ज़्यादा मोटी होगी। एक बार करके देख लीजिए, मुझे लगता है फिर आपको जगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इतना जाग जाएंगे, उसी स्पीड से दौड़ेंगे जैसे हम भी दौड़ रहे हैं आजकल। मेरी PIL चल रही है, जिसमें मैंने डेटा के हिसाब से बताया है कि भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। जिनको आइडिया होगा, जो मैंने माइनॉरिटी वाला चैलेंज किया हुआ है, उसमें वो डेटा दिया हुआ है। भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल हो गए 36 में से 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। भारत में 800 जिले हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। और भारत में 6000 तहसीलें हैं, 6000 तहसील में से 1500 तहसीलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। भारत के बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं, उन 300 की 300 तहसीलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। और कंफर्म करना है, आपके बगल में धारावी है, झुग्गी बस्ती, वहां 1980 में जो रेशियो था 80-20 का था, 2024 में वो रेशियो 20-80 हो गया, जस्ट टर्न आउट हो गया। और पहले मुंबई में एक धारावी थी, आज की डेट में लगभग 8 धारावी अलग अलग बन चुके हैं। एक मीरा भाईंदर बन गई, एक माहिम की तरफ बन गई है, एक इधर बन गई है, एक सांताकुंज में बन गई है। ठीक है, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो मामला कम्युनल हो गया। ये मामला कम्युनल नहीं है, ये मामला कॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं, तब तक ये संविधान है, नहीं तो एक दिन के अंदर इस संविधान को उठा के फेंक दिया जाएगा। जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं, तब तक आर्टिकल 14 है इक्वलिटी बिफोर लॉ, तब तक आर्टिकल 15 है नो डिस्क्रिमिनेशन, तब तक आर्टिकल 16 है इक्वल अपॉर्चुनिटी। जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं, तब तक आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ लिबर्टी। जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं, तब तक आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ थिंकिंग है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। जितने राइट भारत में हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के कारण नहीं है, याद रखिएगा। वो सारे राइट इसलिए हैं क्योंकि भारत में हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में सेना विद्रोह नहीं करती क्योंकि सेना में हिंदू बहुसंख्यक हैं। भारत के प्रशासनिक अधिकारी विद्रोह नहीं करते क्योंकि प्रशासन में हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में सुप्रीम कोर्ट को नहीं घेरा जाता क्योंकि भारत में हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुपचाप सहन कर लिया जाता है क्योंकि भारत में हिंदू बहुसंख्यक है। नहीं तो कुछ दिन पहले पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक शब्द बोला था, ऑर्डर नहीं लिखवाया था, शब्द बोला था कि पाकिस्तान में सब रहने वाले सभी लोगों को फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। उसके बाद घेर लिया पाकिस्तान को, सुप्रीम कोर्ट के जज कोर्ट छोड़ के चैंबर में भागे, सेना बुलाई गई, सेना के सहारे वहां से निकाले गए। ऑर्डर नहीं लिखवाया था, केवल इतना कहा था कि पाकिस्तान में रहने वाले सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। अभी कुछ दिन पहले एक जजमेंट दिया था बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट के ने, चीफ जस्टिस को रिजाइन करना पड़ा, पूरी सुप्रीम कोर्ट घेर ली गई थी और छोड़ के भागे। और एक सुप्रीम कोर्ट का जज तो भारत के बॉर्डर पे पकड़ा गया, उसको BSF वालों ने पकड़ा, डर के मारे भारत में अंदर रहा था, BSF वालों ने पकड़ के बैठा लिया। किसी गलतफहमी मत रहिएगा।
पाकिस्तान में भी सेना है, पाकिस्तान में भी सुप्रीम कोर्ट है, पाकिस्तान में भी हवलदार हैं, थानेदार हैं, तहसीलदार हैं, कलेक्टर हैं, कप्तान हैं, वकील हैं और जज हैं। वहां सबको समान अधिकार है क्या? बांग्लादेश में भी सब कुछ है, सबको समान अधिकार है क्या? भारत में इसलिए है क्योंकि भारत में हिंदू बहुसंख्यक है। इसलिए संविधान को बचाने के लिए, सेकुलरिज्म को बचाने के लिए किसका बैलेंस जरूरी है? डेमोग्राफी का बैलेंस जरूरी है। पर्शिया, 90% पारसी पॉपुलेटेड पर्शिया, जहां 90% पारसी रहा करते थे, जहां सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट फाली नरीमन साहब का घर था, जहां सुप्रीम कोर्ट के जज माननीय पार्डीवाला साहब का घर था, सब कुछ छोड़ के भागे कि नहीं? भारत में आए कि नहीं आए? मात्र 5000 घुसपैठिए गए थे, 50 साल के अंदर उन्होंने पर्शिया को ईरान बना दिया। क्या फाली नरीमन साहब की वकालत वहां चली क्या? पार्डीवाला साहब की वकालत वहां चली क्या? नहीं। भारत में जो कुछ ठीक चल रहा है उस गलतफहमी मत रहिएगा ये संसद के कारण चल रहा है या सुप्रीम कोर्ट के कारण चल रहा है। भारत के हिंदू इनहेरेंट सेकुलर होते हैं। भारत हिंदुत्व का मतलब क्या? हिंदुत्व का मतलब सर्वधर्म समभाव। हिंदुत्व का मतलब क्या? नारी तू नारायणी। हिंदुत्व का मतलब क्या? सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वासाधिके। और एक बार याद रखिएगा, किसी बंदूक के टशन में मत रहिएगा। राफेल हमने फ्रांस से लिया है, 3 महीने फ्रांस जला है, राफेल काम आया क्या वहां पे? और जानते हैं फ्रांस क्यों जला? वर्ल्ड कप के दौरान फ्रांस ने मोरक्को को हरा दिया, तो जो मोरक्को के शरणार्थी आए थे उन्होंने फ्रांस को जलाना शुरू कर दिया कि तुमने हमारे गांव वालों को क्यों हराया। वर्ल्ड कप के दौरान फ्रांस ने मोरक्को को हराया, मोरक्को के शरणार्थियों को फ्रांस ने शरण दिया, उनको रोटी कपड़ा मकान दिया, अपना बड़ा दिल दिखाया, और जैसे फ्रांस ने मोरक्को को हराया वैसे मोरक्को वालों ने फ्रांस को जला दिया। और जो राफेल हमने खरीदा है वो किससे खरीदा है? काम आया क्या? ये अग्नि, ब्रह्मोस, ये कुछ नहीं काम आएंगे। ये बाहर के लिए काम होते हैं। फिर काम क्या आएगा? काम आएगा घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून, हम दो हमारे दो सबके दो, स्ट्रिक्ट कानून। तो तरीका क्या है? सबसे पहले क्या करना चाहिए? सारी बीमारियों का इलाज तो इसी से निकालना पड़ेगा। अल्टीमेटली भारत संविधान से चलता है, तो सारी बीमारियों का इलाज इसी निकालना पड़ेगा। और ये भारत का संविधान है, इसलिए भारत की सभी समस्याओं का समाधान आपको इसी से निकालना पड़ेगा। जो बातें नहीं लिखी हुई हैं उसका अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। ये तो कई बार हो चुका है भाई, संविधान का जहां जरूरत पड़े लिटरल इंटरप्रिटेशन करो, जहां पर्पोजिव इंटरप्रिटेशन करो, हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन करो, कंस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन करो। आप आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जैसा चाहिए वैसा इंटरप्रिटेशन करो। आर्टिकल 11 क्या कहता है? आर्टिकल 11 यह कहता है कि आप एक सिटीजनशिप कानून बनाओ और उसमें क्या सेट करो? सिटीजनशिप देने की टर्म्स कंडीशन सेट करो और सिटीजनशिप लेने की टर्म्स कंडीशन सेट करो। आज तक किसी की सिटीजनशिप गई क्या? किसी गद्दार की सिटीजनशिप गई? किसी जासूस की सिटीजनशिप गई? किसी अलगाववादी की सिटीजनशिप गई? किसी आतंकवादी की सिटीजनशिप गई? जिन्होंने मुंबई में बम ब्लास्ट करवाया किया, उनको सिटीजनशिप गई? ना अलगाववादियों की सिटीजनशिप जा रही है ना उनके मददगारों की जा रही है। तो इसका मतलब कानून घटिया है। याद रखिएगा, बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं करता, बीमारी दवाई ठीक करती है। और डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से। डॉक्टर अंदर जाता है शरीर में या दवाई अंदर जाती है? डॉक्टर लाख अच्छा हो, अगर आपकी दवाई गड़बड़ है तो बीमारी ठीक नहीं होगी। ड्राइवर लाख अच्छा हो, गाड़ी आपकी ठीक नहीं है, यात्रा सुरक्षित नहीं होगी। मिस्त्री लाख अच्छा हो, बिल्डिंग मटेरियल गड़बड़ है, आपका घर सुरक्षित नहीं होगा। ऐसे शासक लाख अच्छा हो, जब तक नियम कानून अच्छे नहीं होंगे, कानून का खौफ नहीं होगा, तब तक देश सुरक्षित नहीं होगा। तो अब डॉक्टर नहीं बदलवाना, अब क्या बदलवाना? अब क्या बदलवाना?
अरे भैया, लेकिन दवाई बदलवाने की शुरुआत हमें ही आपको करना पड़ेगा। दवाई कौन सी चाहिए, कैसी चाहिए, कितना डोज देना, 200 mg 500 mg, कौन बताएगा? ये कौन बताएगा? और घर बैठे बैठे नहीं, जा जाके सांसदों से मिलना पड़ेगा, जा जाके विधायकों से मिलना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। एडवोकेट जाके समझाएंगे तो मानेगा। जाके कम से कम इतना तो बोलो कि जो समस्या भारत में वो सिंगापुर में क्यों नहीं है, जो समस्या भारत में वो दुबई में क्यों नहीं है, जो समस्या भारत में वो चीन में क्यों नहीं है, जो समस्या भारत में वो हांगकांग में क्यों नहीं है, जो समस्या भारत में वो जापान में क्यों नहीं है? क्या वहां के डॉक्टर ज्यादा अच्छे हैं क्या? हाँ, उनकी दवाई ज्यादा अच्छी है। डॉक्टर हमारा वाला अच्छा है, दवाई उनकी वाली अच्छी है, इसलिए वहां बीमारी नहीं है, इधर बीमारी है, हैवी डोज है। करेंगे सब लोग। मैं डेमोग्राफी की बात कर रहा था, एक आपको बताना भूल गया। घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट के कारण अहमदनगर की डेमोग्राफी बदल गई है, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद की डेमोग्राफी बदल गई है। कहीं 10% बदली है, कहीं 12%, कहीं 15%, कहीं 18%, ऐसे बदली है। आपके बीट, भंडारा, बुल्हाना की डेमोग्राफी बदल गई है। चंदपुर, धुले, गढ़चिरौली की डेमोग्राफी बदल गई है। गोंडिया, हिंगोली, जलगांव की डेमोग्राफी बदल गई है। जालना, कोल्हापुर, लातूर की डेमोग्राफी बदल गई है। मुंबई की तो जबरदस्त बदली है, 80% सीधे सीधे 66% हो गई है। नागपुर, नांदेड़ की डेमोग्राफी बदल गई है। नासिक, उस्मानाबाद, पालघर की डेमोग्राफी बदल गई है। परभनी, पुणे, रायगढ़ की डेमोग्राफी बदल गई है। रत्नागिरी, सांगली, सतारा की डेमोग्राफी बदल गई है। सिंधुदुर्ग, सोलापुर, थाने, वर्धा, वासिम, यवतमाल की डेमोग्राफी बदल गई है। ये डेमोग्राफी चिंता का इसलिए विषय है, मैंने आपको पहले कहा था, जब भारत में लोकतंत्र तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है, भारत में संविधान तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है, भारत में सबका साथ सबका विकास तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है, भारत में बहन बेटियों को पूरा अधिकार तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। बाकी तो छोड़ दो, पुरुषों को भी पूरा अधिकार तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। अफगानिस्तान में आप क्लीन सेफ रह सकते हो क्या? जोर से बोलो। आपको क्लीन सेफ रहने का अधिकार है, फैशन करने का अधिकार है, मेकअप करने का अधिकार है, वहां कोई ब्यूटी पार्लर है नहीं। न सोचने का अधिकार है, न देखने का अधिकार है, न तर्क करने का अधिकार है, न वस्त्र पहनने का अधिकार है। सब कुछ आपको क्लोज केज में हो जाना पड़ता है। आप वही चाहते हो हमारे बच्चों को वही हो जाए, वही गुलामी? इसको रोकना पड़ेगा। बात करते हैं, हमारा कोटा पूरा हो गया। बहन जी कह रही 20 मिनट है अभी। भारत माता की, भारत माता की। भगवान, जब गुड गवर्नेंस की बात होती है तो किसकी बात होती है? एक बार जोर से बोलिए। राम राज्य की। जय श्री राम, जय श्री राम। कृष्ण राज्य की बात नहीं होती, युधिष्ठिर राज्य की बात नहीं होती, चाणक्य राज्य की बात नहीं होती, चंद्रगुप्त राज्य की बात नहीं होती। किसकी बात होती है? राम राज्य। राम राज्य के दो फीचर थे, बेसिक फीचर। पहला फीचर यह था कि राम राज्य में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम था। दूसरा फीचर था राम राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड था। और तीसरा फीचर था भय बिन होय न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित। जो अपराध करे उसको फटाफट दंड दो, ऐसा दंड दो कि उसकी गूंज 100 किलोमीटर तक सुनाई पड़े। यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम। बैठिए, बताता हूं। अभी क्वेश्चन आंसर में ले लेंगे। यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम भगवान श्री राम के दादाजी ने इंप्लीमेंट किया था। दशरथ जी के भी पिताजी, जो राजा रघु हुआ करते थे, जिनके बारे में चौपाई है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर, वो राजा रघु थे। उन्होंने यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू किया था। और इसीलिए उसके पहले गुरुकुल अलग अलग हुआ करते थे। राजकुमारों के गुरुकुल अलग हुआ करते थे, ब्राह्मणों के अलग, क्षत्रियों के अलग। उन्होंने कहा नहीं, अब कॉमन एजुकेशन सिस्टम होगा, उसी गुरुकुल में ब्राह्मण भी पढ़ेंगे, क्षत्रिय भी पढ़ेंगे, वैश्य भी पढ़ेंगे, सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। कास्ट सिस्टम जब मैं कहता हूं तो याद रखिएगा, कास्ट सिस्टम कास्टिज्म के बाद आया, क्रिश्चियनिटी के बाद आया है।
2000 साल पहले भारत में कोई कास्ट थी ही नहीं। आप इतिहास पढ़ के देख लीजिए, जितने ये पवार, भिड़े जितने भी आज सरनेम है, ये कोई 500 साल पुराना है, कोई 600 साल पुराना, कोई 700 साल, कोई 800 साल। पहले या तो टाइटल हुआ करती थी, कपड़ा धोने वाला काम किया तो धोबी, बाल बनाने वाला काम किया तो नाई, पूजा पाठ वाला काम किया तो पंडित, ठीक है। अदरवाइज फिर गांव के हिसाब से होता था, जो जिंद गांव वाला जिंदल, बिंद गांव वाला बिंदल, ऐसे होता था। या अपने कर्मों के हिसाब से होता था, जो घोड़े का काम करता था उसका अलग टाइटल, जो काम के हिसाब से था। और बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी थी, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी थी, एक ही परिवार के 2 बेटे में एक ब्राह्मण कहलाता, एक क्षत्रिय कहलाता, एक ही परिवार के 2 बेटे में एक वैश्य कहलाता, एक ब्राह्मण कहलाता। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी थी, कर्म के आधार पर सारा बदलता रहता था। उदाहरण के लिए देख लीजिए, दशरथ जी क्षत्रिय कहलाते हैं, विश्वामित्र जी ब्राह्मण कहलाते हैं, है कि नहीं। महाभारत काल में देख लीजिए, भीष्म पितामह क्षत्रिय कहलाते हैं, वेद व्यास जी ब्राह्मण कहलाते हैं। इंटरकास्ट मैरिज सिस्टम थी। सत्यवती कौन? मछुआरा। शांतनु जी कौन? क्षत्रिय। शादी हो गई, सत्यवती ने पूरा राज किया। ये वामपंथियों ने इतना विषैला इतिहास पढ़ाया, इतना विषैला इतिहास पढ़ाया, इतना झूठ इतिहास पढ़ाया। अलग विषय है, उस पर बोलना शुरू करूंगा, कम से कम 1.5-2 घंटे बोलना पड़ेगा, वामपंथियों के झूठे इतिहास के कारण, जिसके कारण ऐसे ऐसे सवाल पैदा हो रहे हैं। उदाहरण के लिए एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। एक झूठा वामपंथियों ने इतिहास पढ़ाया कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा इसलिए काट लिया क्योंकि एकलव्य दलित था। ये झूठा इतिहास पढ़ाया नहीं पढ़ाया? हाँ, जानते हैं उस जमाने में हर व्यक्ति कर्म के हिसाब से एक सारे प्रोफेशन करता था। केवल क्षत्रिय राजा नहीं हुआ करते थे। क्षत्रिय राजा होता तो कर्ण कभी राजा बन ही नहीं पाता, उसकी पहचान सूत पुत्र की थी। एकलव्य वास्तव में दलित परिवार का, लेकिन उसके पिताजी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। किसके? जरासंध के। जरासंध और हस्तिनापुर के बीच में दुश्मनी थी। जब द्रोणाचार्य जी को समझ में आया कि हमारा अर्जुन तो एकलव्य से भी कमजोर है और कल को हस्तिनापुर और जरासंध के बीच में झगड़ा हो गया, फिर तो हमारा देश को ले डूबेगा, तो उन्होंने उस समय गुरु वाला कार्य पीछे किया, राष्ट्रभक्ति वाला कार्य आगे किया और बोला बेटा एक काम करो, अंगूठा दे दो। किस लिए किया? देश को बचाने के लिए। अरे देश को बचाने के लिए तो दूसरे देश में परमाणु बम छोड़ दिया जाता है, छोड़ते नहीं छोड़ते। देश को बचाने के लिए तो अग्नि बनाया, ब्रह्मोस बनाया, राफेल खरीदा, परमाणु बम बनाया, और किस लिए बचाया हुआ है? यही काम द्रोणाचार्य जी ने किया। लेकिन ये मक्कार वामपंथियों ने ऐसा विष घोला कि इन्होंने हमारी पूरे, और क्यों घोला? कांग्रेस और वामपंथियों में पैक्ट हुआ, शासन हम चलाएंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट तुम चलाओ। और इसलिए आप 1950 के बाद सारे शिक्षा मंत्रियों की लिस्ट उठा के देख लीजिए। शुरू के 4 शिक्षा मंत्री तो कन्वर्टेड हिंदू थे, ठीक है। आप मुस्लिम शब्द यूज मत करिए, भारत में कोई मुस्लिम नहीं है, सारे कन्वर्टेड हिंदू हैं। तो अब सवाल यह है, क्या कह रहे हैं? सवाल यह है इनका इलाज क्या करें, घुसपैठियों का क्या इलाज करें, धर्मांतरण कैसे रोकें। बात हो रही थी राम राज्य की। हाँ, तो एक था यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम, आज बाद में बात कर लेंगे। एक था यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो भी बाद में करेंगे। पहले बात कर लेते हैं भय बिन होए न प्रीत। दंड व्यवस्था बहुत कठोर थी राम राज्य में, तगड़ा दंड मिलता था। ऐसा दंड मिलता था कि एक बार दंड दिया, साल भर तक शांति। और वो आज भी है। सिंगापुर में बिल्कुल राम राज्य की फिलॉसफी है। एक व्यक्ति गया 900 ग्राम गांजा लेके एक कॉलेज के पास, वहां पे गांजा बेच रहा था, उसको पकड़ा, उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया और करने के बाद उसको उठा के फांसी दे दिया। उसके बाद से सिंगापुर में कोई गांजा लेके नहीं जा रहा। चीन के पूर्व कानून मंत्री को फांसी हो चुकी है। चीन का एक सरकारी कंपनी का जीएम था, 2 लाख युआन रिश्वत लिया था ठेकेदार से, सीधे उठा के फांसी दे दिया। अब वहां का जीएम ठेकेदार से पैसा मांगेगा क्या? मांगेगा नहीं। गूगल कर लीजिएगा। अमेरिका में एक आदमी ने 2 शर्ट चुराया, 25 साल की सजा दे दिया। शर्ट चुराएगा क्या?
आपने कभी सोचा डेविड कोलमैन हेडली जब अमेरिका में पकड़ा गया तो उसने तुरंत अपना गुनाह कबूल क्यों किया? वो इसलिए कर लिया क्योंकि यूएस में झूठ बोलना बहुत सीरियस क्राइम है। वहां रेकी करने की सजा 10 साल है और झूठ बोलने की सजा 10 से 20 साल है। तो उसको कानून पता था, जैसे ही पकड़ा गया तूने रेकी किया, बोले हाँ रेकी किया, तो 10 साल सजा हुई। अगर वो कह देता रेकी नहीं किया, उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करते और कंफर्म हो जाता ये झूठ बोल रहा है, उसको कितनी सजा होती? 20 साल। वो सस्ते में छूट गया, 10 साल में ठीक हो गया। अमेरिका में क्राइम रिपीट करने पे सजा डबल हो जाती है। चोरी की सजा 5 साल है, दोबारा चोरी कर लिया तो 10 साल, और चोरी अगर एडमिट नहीं किया तो 10 साल झूठ। एक आदमी ने एक शर्ट चुराया 5 साल, शर्ट को रिपीट किया 2, टोटल कितना हो गया? 15 साल। और जब पकड़ा गया उसने बोला शर्ट नहीं चुराया, टेस्ट किया कंफर्म हो गया शर्ट चुराया, 10 साल झूठ बोलने की, टोटल कितनी हो गई? 25 साल। अब कोई शर्ट चुराएगा वहां पे? यहां 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हो गया, 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हो गया। 2 शर्ट में जितनी सजा हुई थी 25 साल की, यहां हुई क्या किसी को? नहीं। इसीलिए यहां पे भय पैदा नहीं हो रहा है, इसीलिए यहां पे सब अराजकता है। और वर्तमान जुडिशियल सिस्टम पूरी तरीके से भारत विरोधी है। मैं इसको आपको एग्जांपल से बताता हूं। वर्तमान टैक्स सिस्टम भी भारत विरोधी है और वर्तमान जुडिशियल सिस्टम भी। गांव में 100 लोग रहते हैं, 2 लोगों में झगड़ा हुआ। जनरली मान लीजिए एक व्यक्ति ने दूसरे की जमीन पे कब्जा किया। कब्जा कौन करेगा? दबंग। कब्जा किसकी जमीन पे करेगा? कमजोर। अभी झगड़ा 100 घरों में से केवल 2 घर में हुआ, एक दबंग एक कमजोर। कमजोर बेचारा थाने जाता है, उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती। दबंग 50,000 रुपए थानेदार को देता है, फट से उसके खिलाफ उल्टा झूठी एफआईआर लिखवा देता है। ठीक है, अब मुकदमा शुरू होता है। भ्रष्टाचार इतना है कि दबंग ने 50,000 और दे दिया, जांच में समय, झूठी उसके खिलाफ जांच रिपोर्ट भी तैयार कर दी। तो 2 लाख रुपए में उसने एटलीस्ट चार्जेस सीट तो फाइल ही करा दिया, चार्ज फ्रेम ना हो अलग बात है। अब उसके बाद शुरू हुआ गवाही। तो दबंग अपने पक्ष में, दबंग ने गलत किया है लेकिन गवाह तो चाहिए, तो वो 10-10 हजार रुपए दे के गवाह खरीद रहा है। 20 लोगों को अपना 2 लाख रुपए दिया, 20 गवाह खड़े कर दिए। वो गरीब क्या करे, उसके पास तो पैसा नहीं, लेकिन उसके पास सच था, तो गांव के जितने गरीब थे वो उसके पक्ष में गवाही देने आ गए। याद रखिए, झगड़ा 2 घरों से शुरू हुआ, दुश्मनी 2 घरों से शुरू हुई। अब उस केस के कारण दुश्मनी फैल गई, 20 घर इधर 20 घर इधर, क्योंकि 20 इधर से गवाह बने, 20 इधर से गवाह बने, तो 40 घरों में वैमनस्य फैल गया। जो रोटी का रिश्ता था, 30 त्योहार जाते थे, होली दिवाली मनाते थे, वो बंद हो गया। अब मुकदमा चलेगा 10 साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, 10 साल हाई कोर्ट, 10 साल सुप्रीम कोर्ट। जब तक उस मुकदमे का फैसला नहीं हो जाएगा तब तक वो गांव 2 फाड़ हुआ रहेगा, आधे इधर आधे उधर। हमारी सामाजिक समरसता में सबसे बड़ी बाधा यही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ एडवांस हो गया, सारी टेक्निक एडवांस हो चुकी है। पहले सच कैसे उगलवाया जाता था? नहीं, शपथ, लोटे में जल, तुलसी, थोड़ा सोना, और इतना अंदर खौफ होता था, उसे बोलते थे उठा के बोलो तूने ये अपराध किया कि नहीं किया, तूने उसकी गाय चुराई कि नहीं, या उसकी भैंस चुराई नहीं चुराई। वो बोलता नहीं जी चुराई चुराई, ऐसे होता था ना। अरे वही सिस्टम कर लो। अगर भारत में कंप्लेन, जब हम एफआईआर के पुलिस स्टेशन पे एफआईआर देते हैं ना, एक उसमें मेरी पीआईएल है, मैंने कहा कि केवल आप अंडरटेकिंग लेना शुरू करो थाने से कि फला 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 ये हुआ, और इसके लिए जरूरत पड़ने पे मैं अपना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं। फर्जी शिकायत बंद हो जाएगी कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। जब गवाही की नौबत आए तो गवाह से एफिडेविट ले लो, हम जो गवाही दे रहे हैं बिल्कुल सच दे रहे हैं, और जरूरत पड़ने पे मैं इसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग का टेस्ट भी करा लूंगा। और मुझे पता है, एक लाइन और लिखवाना है, मुझे पता है कि झूठी गवाही देने पे 10 साल की सजा होती है। अरे पड़ोसी तो छोड़ो, पत्नी पति के लिए झूठी गवाही नहीं देगी, भाई भाई के लिए झूठी गवाही नहीं देगा।
और जब झूठी गवाही नहीं देगा तो मुकदमा लंबा चलेगा क्या? भारत के 50% केस ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। केवल आप झूठी शिकायत को गंभीर अपराध बनाइए, झूठी जांच को गंभीर अपराध बनाइए, झूठे एफिडेविट को गंभीर अपराध बनाइए, झूठी गवाही को गंभीर अपराध बनाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं भारत में सतयुग आ जाएगा। और ये मैंने ड्राफ्ट आपको दिख रहा होगा, ये मैंने कानून ड्राफ्ट किया हुआ है, सतयुग एक्ट आपको दिख रहा है। आप ये मुझे बताओ, ये कलयुग भारत में क्यों चल रहा है? ये कलयुग सिंगापुर में क्यों नहीं चल रहा है? ये कलयुग दुबई में क्यों नहीं चल रहा है? ये कलयुग जापान में क्यों नहीं चल रहा है? ये कलयुग भारत में क्यों चल रहा है? जानते हैं? क्योंकि हमारे नियम कानून घटिया है, न्याय व्यवस्था सड़ चुकी है, कानून का खौफ नहीं है, न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है। इसलिए भारत में कलयुग है। जहां शिक्षा में संस्कार है या कानून का खौफ है, वहां सतयुग है। मुझे कानून मंत्री बनाओ, कहां है? तो हां, आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल 14 के फर्स्ट पार्ट पे बहुत चर्चा करते हैं, बहुत सारे जजमेंट भी हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ पे, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पे बहुत कम डिस्कशन होता है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या हुआ? एकदम शुद्ध आम भाषा में मतलब ये हुआ, इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब ये हुआ, जो अपराध, अगर समान अपराध पे समान सजा, इसको आप कॉमन मैन की भाषा में कह सकते हैं कि समान अपराध हो तो समान दंड मिलेगा। ये हो गया इक्वलिटी बिफोर लॉ। कि अगर आपने चोरी मुंबई में किया चाहे कश्मीर में किया, 5 साल सजा है तो 5 साल की वहां भी मिलेगी, यहां भी मिलेगी। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का क्या मतलब हुआ? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब यह हुआ कि जो कार्य मुंबई में अपराध है वो कार्य कश्मीर में भी अपराध होगा। ऐसा नहीं होगा वही कार्य मुंबई में तो अपराध हो लेकिन कश्मीर में ना हो। इक्वल प्रोटेक्शन यानी जो छतरी होगी कानून की वो सबको इक्वली प्रोटेक्ट करेगी। जो छतरी होगी वो महाराष्ट्र की छतरी अलग नहीं होगी, अलग होगी, और यूपी की अलग नहीं होगी। जो कानून की छतरी होगी सबको इक्वली प्रोटेक्ट करेगी। यही मतलब हुआ ना इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का। इसका मतलब यह हुआ जो अपराध पैन इंडिया है वो बीएनएस में होने चाहिए, अलग अलग उनके कानून नहीं होने चाहिए। अगर गुंडागिरी करना अपराध है तो गुंडा एक्ट कॉमन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहां वाले गुंडा एक्ट में 3 साल, उधर वाले गुंडा एक्ट में 5 साल। अगर ऑर्गेनाइज क्राइम ऑफेंस है तो सजा बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं मकोका में कुछ और, गुजकोका में कुछ और, यूपी के गंगेसर में कुछ और, यह नहीं होना चाहिए। तो जल्दी जल्दी मुकदमों का फैसला हो उसके लिए आवश्यक है कि सबसे पहले आर्टिकल 14 एक्चुअल में लागू हो, लेटर और स्पिरिट में लागू हो, रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट हो, जस्टिस विद इन ईयर हो, जल्दी जल्दी मुकदमों का फैसला हो। उसके लिए पहली कंडीशन यह है कि भारत में हमें एक यूनिफॉर्म पिनल कोड बनाना पड़ेगा। अमेरिका में एक फेडरल पिनल कोड चलता है, अमेरिका में और दूसरा कोई अलग से है ही नहीं। 150 चैप्टर का फेडरल पिनल कोड है और एक अपराध के लिए एक चैप्टर है। तो घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, बैंकिंग, साइबर फ्रॉड, ये फ्रॉड, वो फ्रॉड, ये फ्रॉड, सारा उन्होंने एक किताब में कर दिया। तो फायदा क्या हुआ? एक तो हवलदार के लिए अच्छा हुआ, जब जब एफआईआर लिखना होता है इंडेक्स में जाता है, अच्छा ये चैप्टर 1 में कवर होगा, चैप्टर 2 में कवर होगा, चैप्टर 3 में कवर होगा। 4-6 महीने एफआईआर लिखने के बाद उसको पूरा इंडेक्स याद हो जाता है तो बढ़िया एफआईआर लिख देता है। हमारे यहाँ क्या है, साइबर क्राइम का ये वाला कानून, इसका ये वाला कानून, इसका ये वाला कानून। आप एफआईआर लिखवाने जाओ तो जो कांस्टेबल होगा पहले थानेदार के पास जाएगा, साहब ये लिख के आया है, हमको तो लगता है ये चैप्टर आना चाहिए। अब अच्छा वो वाला वो किताब इधर से निकाल, वो किताब इधर से निकाल। जैसे हम डायरी मेंटेन करते हैं, अगर 12 महीने की 12 डायरी हो उसको मेंटेन करना आसान है या 12 महीने की एक डायरी हो उसको मेंटेन करना आसान है? ऐसे ही ये जो हमने कानूनों का जो मकड़जाल बना रखा है, ये मकड़जाल करने की बजाय मर्ज करके वन नेशन वन पिनल कोड बना दे तो कांस्टेबल के लिए एफआईआर लिखना आसान,
वकील के लिए बहस करना आसान, एक ही किताब लेके जाना है, ज्यादा अलग अलग किताब नहीं ले जाना। जज साहब के लिए भी पढ़ना आसान, थानेदार के लिए जांच करना आसान, चार्ज फ्रेम करना भी आसान। हुआ कि नहीं आसान? हुआ कि नहीं? आवाज उठाएंगे? दूसरा, रूल ऑफ लॉ कैसे इंप्लीमेंट होगा? रूल ऑफ लॉ तब इंप्लीमेंट होगा जब पूरे देश की पुलिस एक जैसा बिहेवियर करे, जनता के लिए काम करे। अब डिफरेंस क्या आ रहा मैं आपको बताता हूं। धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? धर्मांतरण देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? धर्मांतरण वेजिंग वॉर है कि नहीं? धर्मांतरण ऑर्गेनाइज क्राइम है कि नहीं? अब जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा होता है उसके लिए एक कानून है एनएसए। जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा उसके लिए कानून है यूएपीए। जो वेजिंग वॉर है उसके लिए बाकायदा एक सेक्शन है, पुरानी आईपीसी में भी था, नए वाले बीएनएस में भी है। जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उससे निपटने के लिए महाराष्ट्र के पास मकोका है, गुजरात के पास गुजकोका है, यूपी के पास गैंगस्टर एक्ट है। अब चूंकि पुलिस अलग अलग चल रही है, 1861 वाला अंग्रेजों वाला कानून आज भी चल रहा है, तो महाराष्ट्र की पुलिस अलग बिहेवियर करती है और यूपी की पुलिस अलग बिहेवियर करती है। और यूपी की पुलिस में भी 2017 के पहले अखिलेश के समय अलग बिहेवियर कर रही थी और बाबा जी के समय अलग बिहेवियर कर रही है। इस समय उत्तर प्रदेश में सर कन्वर्जन के मामले में यूपी पुलिस एनएसए लगा रही है, यूएपीए लगा रही है, गैंगस्टर एक्ट लगा रही है, वेजिंग वॉर लगा रही है और देशद्रोह लगा रही है। और सारे कंफर्म भी हो गए हाई कोर्ट से जाके, कंफर्म हो गए। महाराष्ट्र में लगाया क्या? एक किसी एक के खिलाफ मकोका लगा क्या? नहीं। और जब नहीं लगेगा तो कन्वर्जन रुकेगा क्या? भय बिन होए न प्रीत। खौफ पैदा करेंगे तब कन्वर्जन रुकेगा, खौफ पैदा करेंगे तब घुसपैठिए भागेंगे। तो अगर आपको खौफ पैदा करना है तो यूनिफॉर्म पिनल कोड, यूनिफॉर्म पुलिस कोड के साथ एक यूनिफॉर्म एविडेंस कोड भी बनाना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। मैं एक घटना देख रहा था, पुणे के आसपास 22 बांग्लादेशी पकड़े गए और वो बरी हो गए। क्यों बरी हो गए? सबूत के अभाव में। जबकि उनके पास फर्जी आधार भी था, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, सब कुछ था। क्यों बरी हो गए? क्योंकि गवाह आए नहीं। गवाह क्यों नहीं आए? बोला कायले इनसे टेंशन लेना। कहीं पढ़ और लिया था कि बांग्लादेशी कोई गैंगस्टर था, उसने पता नहीं किसका मर्डर कर दिया, तो जो गवाह थे आए नहीं। भाई आप मुझे बताओ, जिसने 2000 रुपए लेके बांग्लादेशी का आधार बनाया है वो आके गवाही देगा क्या कि मैंने आधार बनाया? जिसने 2000 रुपए में उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनाया वो तो गवाही देगा नहीं। जिसने 2000 रुपए लेके उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाया वो तो गवाही देगा नहीं। अल्टीमेटली बांग्लादेशियों का पूरा डॉक्यूमेंट 10 से 12 हजार रुपए में बनता है। 2000 में आधार, 2000 में राशन कार्ड, 2000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट, 2000 में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 3 से 4000 में ड्राइविंग लाइसेंस। और जब 4-5 डॉक्यूमेंट हो जाता है फिर वो किसी वोट जीवी नोट जीवी के नेता के पास जाते हैं, उनका वोटर आईडी नाम जुड़वा देता है। तो जिन्होंने डॉक्यूमेंट बनाया घुसपैठियों का वो आके गवाही देंगे क्या? जिन्होंने झुग्गी बनवाई वो गवाही देंगे क्या? बांग्लादेशी खुद एडमिट करेगा क्या हम यहां आए हुए हैं बांग्लादेश से? और आप में से किसी की हिम्मत पड़ेगी क्या? आप जाके बोलोगे नहीं हमने देखा इसको आते हुए? कौन देखेगा? सब अपने अपने काम में व्यस्त है। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग, उसका टेस्ट करो, पता कंफर्म हो जाएगा वो बाहर से आया हुआ है। उसके मौसी का नाम पूछ लो, दादा का नाम पूछ लो, परदादा का नाम पूछ लो, सारा उसी में क्लियर हो जाएगा। उसको बाहर करो। तो अगर भारत को सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो यूनिफॉर्म पुलिस कोड, यूनिफॉर्म पिनल कोड के बाद एक यूनिफॉर्म एविडेंस कोड बनाना पड़ेगा। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग अनिवार्य करना पड़ेगा। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं 80% घुसपैठिए अपने आप भाग जाएंगे, एनआरसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। केवल 2 काम करिए, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना, इसको आप सीरियस क्राइम डिक्लेयर कर दीजिए। और जहां जो डॉक्यूमेंट बनता है वहां पे बाकायदा स्टिकर लगा दीजिए। मैं इसका एग्जांपल देता हूं। पहले बेटियों की हत्या खूब हुआ करती थी। अल्ट्रासाउंड में चेक कर लेते थे बेटा है कि बेटी, पता चलता था बेटी है तो मार देते थे, एबॉर्शन करा देते थे। फिर क्या हुआ? कानून आया
और कानून में क्या लिखा है, जहां जहां अल्ट्रासाउंड चेक टेस्टिंग होती है वहां वहां आपको स्टिकर भी लगाना पड़ेगा कि ये लिंग परीक्षण कराना गंभीर अपराध है। हर जगह स्टिकर लगा हुआ है ना। एक सर्वे के अनुसार 4 करोड़ बेटियां बच गई उस एक कानून से। उस कानून ने 4 करोड़ बेटियों को बचा लिया। ऐसे ही हम कानून बनाए और जहां कॉमन सर्विस सेंटर है वहां लिखा रहे फर्जी आधार बनाना और बनवाना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 10 से 20 साल सजा होगी। आधार वाला बनवाने और बनाएगा क्या, वो सोचेगा यार एक ईमानदारी से काम कर लो, खामखा पकड़ गए मुसीबत बच जाएगी। जहां जहां नगर म्यूनिसिपैलिटी का ऑफिस है, जहां बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, उसी काउंटर पे बड़े बड़े अक्षर में लिखवा दो फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाना और बनवाना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 10 से 20 साल सजा होगी। कोई बनाने जाएगा क्या या कोई बनाएगा क्या? नहीं। तो जहां से जो डॉक्यूमेंट बनता है वहीं आप लिख दो और फिर एफिडेविट पे गवाही के समय लिखा रहे जो बात कह रहा हूं सच है और मुझे पता है कि फर्जी गवाही देने पे 10 से 20 साल सजा होती है। घुसपैठियों के पक्ष में कोई गवाही देने आएगा क्या? क्या पड़ी हुई, कोई नहीं आएगा। मैं इसको पब्लिकली कई बार कह चुका हूं। इस सड़े हुए जुडिशियल सिस्टम को आज तक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ठीक से कॉग्निजेंस नहीं लिया और मैं आज रिपीट करता हूं। मान लीजिए जज साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वाइफ मार्केट गई हुई है और उनके सामने एक आतंकवादी आके दूसरे को मर्डर करके चला जाए, क्या माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वाइफ ट्रायल के दौरान जाके कोर्ट में गवाही देंगी कि हां हमारे सामने इसकी हत्या हुई है? इतनी हिम्मत? तो फिर कॉमन मैन कहां से गवाही देगा? जो पुलिस के साए में रहती हैं या जिनके बच्चे पुलिस के साए में रहते हैं, अगर वो ट्रायल कोर्ट में जा जाके गवाही नहीं दे सकते तो कॉमन मैन कहां से गवाही जाके देगा? अनफॉर्चुनेटली ऐसे विषयों पे हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चर्चा ही नहीं होती, इसलिए हम आपके बीच में चर्चा करते हैं। इस वीडियो को संभव हो तो जरा अपने अपने जान पहचान के जजों तक पहुंचाइएगा। और अगर हमें खौफ पैदा करना है, घुसपैठियों को भगाना है, घुसपैठ हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बताइए। घुसपैठ हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? घुसपैठ हमारे संविधान के लिए खतरा है कि नहीं? घुसपैठ हमारी वसुधैव कुटुंबकम की भावना के लिए खतरा है कि नहीं? तो भैया लगाओ ना घुसपैठियों पे एनएसए लगाओ, यूएपीए लगाओ, वेजिंग वॉर लगाओ, गैंगस्टर एक्ट लगाओ, मकोका लगाओ, गुजकोका लगाओ, जो जहां जहां जो कानून लगाओ। 80% छोड़ के भाग जाएंगे। जिस दिन हमने घुसपैठियों और उनके मददगारों को पकड़ना जरूरी है। होता क्या है, घुसपैठियों को तो पकड़ के जेल में डाल देते हैं, लेकिन जिसने उनका आधार बनाया, जिसने राशन कार्ड बनाया, जिसने वोटर आईडी बनाया, जिसने उनका ड्राइविंग लाइसेंस बनाया, उनके खिलाफ कुछ नहीं होता। वो करना शुरू कर देंगे और नहीं किया तो एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है सर। 5 से 10 साल के अंदर शुरू हो जाएगा। 2014 के पहले तक ये घुसपैठिए अपने असली नाम पे अपनी सारे डॉक्यूमेंट बनवा रहे थे। 2014 के बाद उन्होंने अपनी टेक्निक बदल दिया है। अब वो हिंदू नाम से सारे डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं और विशेष रूप से जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां पे उनको लगता है यार यहां बढ़िया हो जाएगा, तिलक लगा लो, रक्षा पहन लो, थोड़ा भगवा कपड़ा पहन लो और जाके बोलते हैं भैया हमारे पास तो नाम होता है अकबर, कहते हैं मैं तो अमर हूं। ठीक है, हमें इस पूरी साजिश का अंदाजा कुछ दिन पहले हुआ। बरेली में एक सामूहिक धर्मांतरण के लिए एप्लीकेशन दी गई। एक मास कन्वर्जन के लिए डीएम से परमिशन मांगी गई कि हम मास कन्वर्जन करेंगे। लकली वहां के कलेक्टर और कप्तान मेरे दोस्त थे। भगवान जाने मां सरस्वती ने शायद ऐसे ही मुझे दिमाग में बोला कि कहीं ऐसा ही घुसपैठी तो नहीं है, एकाएक 2000 लोग कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। मैंने उनको बोला, हमने कहा एक बार पता करो कि ये कहीं बांग्लादेशी तो नहीं है, इन्होंने नकली नाम से डॉक्यूमेंट बनवा लिया, अभी अपने असली नाम पे जा रहे हैं। एग्जैक्टली वही हुआ, एग्जैक्टली वही हुआ। तो अब पूरे देश में ये बांग्लादेशी हिंदू नाम से सारे डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं और हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए, भारत को बदनाम करने के लिए 5 साल के बाद
पूरे देश में ये जगह जगह सामूहिक धर्मांतरण करेंगे और कहेंगे हिंदू धर्म बहुत खराब है, छुआछूत है, ये होता है, वो होता है। हम तो इस्लाम कबूल कर रहे हैं, एक्चुअल में वो है मुस्लिम, है वो बांग्लादेशी। ये बहुत बड़ा खतरा हमारे सामने आने वाला है। समाधान जस्टिस विद इन ईयर, कानून का खौफ, अपने आप भागेंगे नहीं तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। कहने के लिए बहुत सारी बातें थी, लेकिन इन्होंने कह दिया हमारी बहन जी ने कि केवल 2 मिनट बचा हुआ है, तो 2 मिनट का मैं अब खत्म कर देता हूं। आप लोग एक बार खड़े हो जाइए। बाकी बातें, ये 101वां कार्यक्रम है 2024 का। बाकी बात शाम को करेंगे 102वें कार्यक्रम में। मैं आगे आगे कुछ बोलूंगा। आपको वामपंथी नारा लगाना है, हमें चाहिए आजादी। ठीक है, जोर से लगाना है, हाथ यूं करके। वीडियो बन रहा है, आपका वीडियो 4-5 करोड़ लोगों तक जाएगा। सबका हाथ उठना चाहिए। गुलामी के नाम से, गुलामी के निशान से, गुलामी के इतिहास से, गुलामी की शिक्षा से, गुलामी की पुलिस व्यवस्था से, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था से, गद्दारों और मक्कारों से, मक्कारों माओवादियों और नक्सलियों से, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों से, जिहादियों और मिशनरियों से, भ्रष्टाचार और अपराध से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं एक बात बोलूंगा, एक देश एक विधान। आप बोलिएगा मांग रहा है हिंदुस्तान। एक देश एक विधान, एक देश एक विधान, एक देश एक विधान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।